जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़े थे सरल स्थायी उत्तक, और वहाँ पर बताए थे कि ऐसे उत्तक होते हैं जिनका निर्माण एक ही प्रकार के समरूपी कोशिकाओं के द्वारा होता है, उसको हम लोग सरल स्थायी उत्तक बोले थे। फिर सरल अस्थायी उत्तक जो है उसको हम लोग तीन भागों में बांटे थे। पहला था मृदु उत्तक, सेकेंड जो होता है वो होता है स्थूल कोण उत्तक, और थर्ड जो होता है वो दृढ़ उत्तक होता है। तो मृदु उत्तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है स्थूल कोण उत्तक, और ये जो डायग्राम है ये भी स्थूल कोण उत्तक है। स्थूल कोण उत्तक को पहचानने का जो सबसे सिंपल तरीका होता है कि स्थूल कोण उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं उनका जो कॉर्नर होता है, कोना वाला जो भाग होता है, ये मोटा होता है, स्थूलित होता है, मोटा और भद्दा दिखाई देता है। और ये मोटा और भद्दा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इनके कोनों पर क्या जमा रहता है, सेलुलोज जमा रहता है। तो देख सकते हैं ये स्थूल उत्तक की कोशिकाएं हैं। अगर इसको लेबल करना चाहें तो ये जो ग्रीन कलर से इसके ऊपर कोना पर बॉर्डर बनाया हुआ है ये सेलुलोज युक्त है। इसको कह सकते हैं कि स्थूलित कोशिका भित्ति, स्थूलित कोशिका भित्ति। स्थूलित कोशिका भित्ति का मतलब होता है मोटा कोशिका भित्ति। और मोटा क्यों होता है? क्योंकि इसके ऊपर कौन सा क्या जमा रहता है, सेलुलोज। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछता है कि पोलन काइमा जो होता है, स्थूल कोण उत्तक जो होता है, इसकी कोशिका भित्ति मोटी एवं भद्दी क्यों दिखाई देती है? तो क्योंकि इसके कोने पर ऊपर क्या जमा रहता है, सेलुलोज जमा रहता है। फिर ये इसके बाद ये वाला जो भाग है, जो व्हाइट कलर वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये कोशिका द्रव है। इसको हम लोग कह सकते हैं कोशिका द्रव। कोशिका द्रव है। ये जो ब्लू कलर से बड़ा बड़ा इस तरह से बनाया हुआ है इसको हम लोग रसधानी कहेंगे। ये है रसधानी। और जो रेड कलर से बनाया हुआ है डॉट जैसा, ये केंद्रक है। और ये पूरा जो उत्तक है, इस उत्तक का नाम क्या है, स्थूल कोण उत्तक, कोलेन काइमा। तो हेडिंग डालना है स्थूल कोण उत्तक। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद उसके बारे में समझेंगे। स्थूल कोण उत्तक, इसको हम लोग कोलेन काइमा करते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा, ऐसे उत्तक जिनकी कोशिकाएं केंद्रक युक्त, लिखते हैं कोशिकाएं केंद्रक युक्त, लंबी, अंडाकार एवं बहुभुजी होती है। उसे स्थूल कोण उत्तक कहते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि स्थूल कोण उत्तक की जो कोशिकाएं हैं वो कोना पर किसके जमा होने से, सेलुलोज के जमा होने से स्थूलित हो जाती है और मोटी दिखाई देने लगती है। इसको लिख सकते हैं, स्थूल कोण उत्तक की कोशिकाएं स्थूल, यही इम्पोर्टेंट है, स्थूल कोण उत्तक की कोशिकाएं सेलुलोज इसको अंडरलाइन कर लेंगे, जमा होने के कारण मोटी एवं स्थूलित का मतलब ही वही होता है, दिखाई देती हैं, स्थूलित दिखाई देती है। तो अब ये कह रहा है, इसका डेफिनेशन अगर हम लोग पढ़ें तो कह रहा है कि ऐसे उत्तक जिनकी कोशिकाएं केंद्रक युक्त, केंद्रक आपको दिखाई दे रहा है कोशिकाओं में, कोशिकाएं जो है वो लंबी भी हो सकती हैं, अंडाकार भी हो सकती हैं, या साथ ही साथ कह रहा है कि बहुभुजी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हम जो बनाए हैं वो बहुभुजी कोशिका बनाए हैं। ऐसे कोशिकाएं जिनका एक से अधिक भुजा है, साथ ही साथ ये लंबे भी हैं और इनमें क्या मौजूद है, केंद्रक भी मौजूद है। ये कह रहा है कि उसे स्थूल कोण उत्तक कहेंगे। दूसरा चीज जो इम्पोर्टेंट पॉइंट कह रहा है कि स्थूल कोण उत्तक की कोशिकाएं सेलुलोज जमा होने का, इनका जो कोशिका होता है, कोशिका के कोना पर क्या जमा होता है, सेलुलोज जमा होता है। और इस सेलुलोज के जमा होने के कारण इनकी कोशिकाएं जो है वो मोटी एवं भद्दी दिखाई देती हैं, स्थूलित दिखाई देती हैं। तो
तो यही इसका स्थूल कोण उत्तक का क्या है, विशेषता है, विशेष गुण है कि इसकी कोशिकाएं जो होती हैं वो मोटी एवं भद्दी होती है। अब लास्ट क्लास में हम जो पढ़े थे मृदु उत्तक पढ़े थे और उसमें हम आपको बताए थे कि मृदु उत्तक की जो कोशिकाएं होती है उनके बीच में अंतःकोशिकीय स्थान अगर समझाए लास्ट क्लास में तो इस प्रकार से होता है कि कोशिकाओं के बीच में क्या होता है, इस प्रकार से छोटा छोटा गैप होता है और इस गैप को हम लोग क्या कहते हैं, अंतःकोशिकीय स्थान कहते हैं। लेकिन ये जो स्थूल कोण उत्तक की कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे से काफी टाइटली पैक हैं, टाइटली पैक है, तो इनके बीच में किस कोशिकाओं के बीच में थोड़ा सा भी गैप नहीं है। कहने का मतलब जो होता है कि स्थूल कोण उत्तक की कोशिकाओं के बीच में अंतःकोशिकीय स्थान मौजूद नहीं होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही लिखेंगे इसकी विशेषता में कि स्थूल कोण उत्तक के कोशिकाओं के बीच अंतःकोशिकीय स्थान मौजूद नहीं होता है। अंतःकोशिकीय स्थान क्या होता है, अनुपस्थित होता है, मौजूद नहीं होता है। तो पहले आप क्या करिए, इसको नोट करिए, यहाँ तक नोट करिए, ठीक है। और इसके बाद इस डायग्राम को बना लीजिएगा और डायग्राम बनाने के बाद इस पॉइंट को क्या करना है, नोट करना है। अब देखना है कि स्थूल कोण उत्तक जो होता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग लिखे कि स्थूल कोण उत्तक मुख्य रूप से तना के एपिडर्मिस के ठीक नीचे कॉमा पुष्पवृंत एवं पर्णवृंत में पाए जाते हैं। ये क्या होता है, देखिए पहला इसमें ये मान लीजिए ये पौधा है तो पौधा का ये क्या होगा, तना होगा। और तना का जो सबसे बाहरी बाउंड्री होता है, सबसे बाहरी परत होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। और इसी एपिडर्मिस के ठीक नीचे कौन होता है, आपका स्थूल कोण उत्तक होता है। दूसरा का ये लिखा है कि स्थूल कोण उत्तक मुख्य रूप से तना के एपिडर्मिस, तो तना जो होता है उसका बाहरी सतह क्या होता है, एपिडर्मिस, और उस एपिडर्मिस के नीचे जो उत्तक होगा वो स्थूल कोण उत्तक होगा। फिर सेकंड का है कि पुष्पवृंत, आप लोग देखे होंगे कि कोई भी पौधा में जो फूल लगा होता है तो उसे एक डंठल से जुड़ा हुआ होता है, और ये जो डंठल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुष्पवृंत कहते हैं। और ये भी पुष्पवृंत जो है वो किसका बना होता है, स्थूल कोण उत्तक का बना होता है। फिर कह रहा है पर्णवृंत, वृंत का मतलब डंठल होता है, तो अगर जिससे पत्तियां जुड़ी हुई होती है तो ये पत्तियों के आगे ये जो वृंत होता है इसका भी निर्माण किसके द्वारा होता है, स्थूल कोण उत्तक के द्वारा। तीन चीज कह रहा है, पहला कह रहा है कि एपिडर्मिस के ठीक नीचे, ये एपिडर्मिस बाहरी भाग को एपिडर्मिस कह रहे हैं, और इसके ठीक नीचे जो है वो कौन है, आपका स्थूल कोण उत्तक है। जो पुष्प का डंठल होता है, पुष्पवृंत होता है, उसका निर्माण भी स्थूल कोण उत्तक के द्वारा होता है। जो पत्तियों का डंठल होता है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है, स्थूल कोण उत्तक का। तो ये इन चीजों में पाया जाता है। इसका मुख्य काम अगर देखें तो क्या है, इसका मुख्य काम होता है, इसका लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, स्थूल कोण उत्तक पौधों को यांत्रिक सहारा एवं लचीलापन प्रदान करता है। बहुत देखे होंगे जब तेज हवा चलता है तो पौधा जो है वो मुड़ जाता है लेकिन टूटता नहीं है। कभी कभी अधिकांश आवश्यकता से अधिक होने पर टूट जाता है, लेकिन सामान्यतः क्या होते हैं, जो पौधे होते हैं वो इधर से उधर हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, उनमें लचीलापन होता है। और उस लचीलापन के लिए जो जिम्मेवार उत्तक होता है वो कौन सा उत्तक होता है, स्थूल कोण उत्तक होता है। वो पौधों को मजबूती प्रोवाइड करता है, उनको खड़ा रहने में, जो हवा होता है उससे बचने में क्या करता है, सहायता करता है। तो ये है स्थूल कोण उत्तक का एक काम। अब स्थूल कोण उत्तक जो होता है वो सिर्फ यांत्रिक सहारा या लचीलापन ही प्रदान नहीं करता है, कभी कभी स्थूल कोण उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। और जब वो प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो किसका संश्लेषण करेंगे, भोजन का संश्लेषण करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि स्थूल कोण उत्तक भोजन संश्लेषण
में सहायता करता है। स्थूल कोण ऊतक भोजन संश्लेषण में क्या करता है? सहायता करता है। तो ये पॉइंट आप यहाँ वहीं पर क्या करिए, डायग्राम के ठीक नीचे नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट ऊतक देखते हैं। नेक्स्ट जो आता है ये आता है आपका दृढ़ ऊतक। लिंक डाल देंगे, दृढ़ ऊतक स्क्लेरल काइमा टिश्यू। ये दृढ़ ऊतक का ही डायग्राम है। अगर आप दृढ़ ऊतक में देखें कि ये रेड कलर से जो बनाया हुआ है लिग्निन युक्त कोशिका भित्ति बनाया हुआ है। ये लिग्निन है। लिग्निन जो होता है वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे लिग्निन युक्त कोशिका भित्ति। और ये लिग्निन के जमा होने के कारण इसका जो कोशिका है वो मृत हो जाता है। और मृत होने के कारण ही इसके कोशिका के अंदर ना तो कोशिका द्रव होता है, ना ही किसी भी प्रकार के क्या होते हैं, ना तो रसधानी होगा और ना ही केंद्रक दिखाई आपको दे रहा है। अब ये देखिए लिग्निन जहाँ जहाँ जमा है उनके बीच में छोटा छोटा आपको गैप दिखाई दे रहा है। और ये जो गैप होते हैं इनको हम लोग पीट कहते हैं। पीट का मतलब एक तरह से पोर होता है, छिद्र होता है, जिसके द्वारा पौधों में ये जल का क्या करता है, परिवहन करता है। तो ये पूरा हम लोग कह सकते हैं कि दृढ़ ऊतक क्या होते हैं। तो ऐसे ऊतक होते हैं जिनका निर्माण लिग्निन युक्त मृत एवं लंबी कोशिकाओं के द्वारा होता है। ऐसे ऊतक को हम लोग क्या बोलेंगे, दृढ़ ऊतक कहेंगे। ये जो डायग्राम है ये आपका है दृढ़ ऊतक का स्क्लेरल काइमा टिश्यू का डायग्राम है। इसका डेफिनेशन लिखिए, ऐसे ऊतक जिनका निर्माण मृत लिग्निन युक्त जिसका निर्माण मृत सकरी लंबी एवं लिग्निन युक्त कोशिकाओं के द्वारा होता है। लिग्निन युक्त कोशिकाओं के द्वारा होता है, उसे दृढ़ ऊतक कहते हैं। देखिए कह रहा है कि मृत अभी बताए कि ये कोशिका जो है, कोशिका चारों ओर से किसके द्वारा घिरा होता है, लिग्निन। इसके कोशिकाओं के चारों ओर लिग्निन जमा होता है। लिग्निन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, सीमेंट के जैसा पदार्थ होता है जो वाटर एंड एयर टाइट होता है, जिससे ना तो हवा गुजर सकता है और ना ही पानी। तो इसके जमा होने के कारण कोशिकाएं जो है वो मर जाती हैं। और वो इसीलिए लिखा हुआ है कि ऐसे ऊतक जिनका निर्माण मृत सकरी एवं लंबी एवं लिग्निन। मृत के बाद है सकरी। सकरी का मतलब होता है पतला और लंबी का मतलब आप समझते हैं। तो लंबी का मतलब आप जानते हैं। और लिग्निन युक्त बता ही रहे हैं कि कोशिका के चारों ओर कौन जमा रहता है, लिग्निन जमा रहता है। तो ऐसे ऊतक जिनका निर्माण मृत सकरी लंबी एवं लिग्निन युक्त कोशिकाओं के द्वारा होगा, ऐसे ऊतक हम लोग क्या बोलेंगे, दृढ़ ऊतक बोलेंगे। अब बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि दृढ़ ऊतक, ये ध्यान रखना ये मृत क्वेश्चन पूछेगा। जैसे आपसे पहले मृदु ऊतक पढ़े और स्थूल कोण ऊतक पढ़े, तो वो दोनों जो होता है उसकी कोशिकाओं पर सेलुलोज जमा होता है, तो वो जीवित होता है। जब दृढ़ ऊतक जो है वो कैसा है, मृत है। और मृत क्यों है, क्योंकि इनके कोशिकाओं पर कौन जमा है, लिग्निन। ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा ऊतक जीवित और कौन सा मृत होता है। तो मृदु ऊतक और स्थूल कोण ऊतक जो है वो जीवित होगा और ये दृढ़ ऊतक ऐसा होता है मृत होता है। नेक्स्ट लिखेंगे, दृढ़ ऊतक मुख्य रूप से कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल एवं संवहन बंडल में पाया जाता है। ये पेरिसाइकल कॉर्टेक्स ये क्या है, अगर आप किसी भी पौधा के लकड़ी को देखें, तो ये इस प्रकार से इसमें क्या होते हैं, रिंग बने हुए होते हैं। ठीक है, अगर आप इसको बारी बारी से कवरिंग वाइज देखें तो सबसे बाहर जो होता है वो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस। ठीक है, फिर आपको हाइपोडर्मिस मिलेगा। तो ये आप कह सकते हैं कि इसके अंदर वाला जो भाग है वो इंडोडर्मिस होगा, इंडोडर्मिस।
डर्मिस, ये सब आपको आगे क्लियर होगा। सबसे बाहर एपिडर्मिस और सबसे अंदर वाला कौन है, इंडोडर्मिस है। तो एपिडर्मिस और इंडोडर्मिस के बीच में ये जो पूरा भाग है, खाली वाला ये जो पूरा भाग है, इस भाग को हम लोग क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स कहेंगे। और इसी कॉर्टेक्स का जो निर्माण होता है वो कौन से ऊतक के द्वारा होता है, दृढ़ ऊतक के द्वारा। सीधा सा अगर समझना है कि कॉर्टेक्स क्या होता है, तो एपिडर्मिस और इंडोडर्मिस के मध्य में उपस्थित परत को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। और उसका निर्माण किसके द्वारा होता है, दृढ़ ऊतक के द्वारा। कॉर्टेक्स के बाद आता है आपका संवहन मंडल। संवहन मंडल दो प्रकार के बताए थे, एक जाइलम होता है, जाइलम, और दूसरा कौन होता है, फ्लोएम। ये जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं ये आपके इंडोडर्मिस से ठीक नीचे प्रेजेंट होते हैं। और इसका भी निर्माण किसके द्वारा होता है, इसी लिग्निन युक्त दृढ़ ऊतक के द्वारा होता है। और सबसे अंदर में आपको कौन मिलता है, पेरिसाइकल और पिथ मिलता है। कहने का मतलब जितना बाहर से अंदर की ओर पौधा में जाते जाइएगा उसमें आपको अलग अलग परत मिलेंगे, और उन परतों का जो निर्माण होता है खासकर विशेष करके किसका, कॉर्टेक्स का, संवहन मंडल का, पेरिसाइकल का, इन सभी का जो निर्माण हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है, दृढ़ ऊतक के द्वारा हुआ है। इसको हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं, लेकिन अगर कोचिंग खुलता है तो उसके बाद हम लोग क्लास में भी इसको पुनः से क्या करेंगे, रिवीजन के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको आप क्या करिए, इसको समझते जाइए सिर्फ। अब यहाँ पर देखिए इसके कोशिकाओं के बीच में भी अंतःकोशिकीय स्थान मौजूद नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि दृढ़ ऊतक की कोशिकाओं में, दृढ़ ऊतक की कोशिकाओं में अंतःकोशिकीय स्थान मौजूद नहीं होता है, मौजूद नहीं होता है। अब ये जो है ये मृत है, और मृत है तो एक तरह से क्या है, मजबूत है। और अगर ये मजबूत है तो पौधा को क्या कहेगा, मजबूत। अगर आपको उसको देखना है कि दृढ़ ऊतक कहाँ कहाँ होते हैं, ये काफ़ी मजबूत होता है। आप लोग मूंगफली देखे होंगे, मूंगफली का जो ऊपर वाला कवरिंग होता है वो दृढ़ ऊतक का बना होता है। नारियल देखे होंगे, नारियल का जिसको हार्ड वाला पार्ट जो होता है वो भी किसका बना होता है, आपका दृढ़ ऊतक का बना होता है। ये दृढ़ ऊतक काफ़ी मजबूत होता है, और ये क्या करता है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उनको मजबूती प्रोवाइड करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, दृढ़ ऊतक, दृढ़ ऊतक पौधों को यांत्रिक मजबूती एवं सहारा प्रदान करता है। पौधों को यांत्रिक मजबूती एवं सहारा प्रदान करता है, उनको मजबूती से क्या करता है, खड़े रखता है। तो आप इसको पहले नोट करिए और उसके नीचे ये डायग्राम क्या करना है, बना लेना है। यहाँ पर आपका सरल अस्थायी ऊतक जो है वो समाप्त होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है जटिल अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक ये होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और सरल का बताया थे कि ऐसे ऊतक जिनका निर्माण एक ही प्रकार की कोशिकाओं से होता है। जटिल क्या हो जाएंगे, ऐसे ऊतक जिनका निर्माण दो या दो से अधिक प्रकार के कोशिकाओं के द्वारा होता है। कह सकते हैं कि ऐसे ऊतक जिनका निर्माण कई अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं के द्वारा होता है, ऐसे ऊतक को हम लोग क्या बोलेंगे, जटिल अस्थायी ऊतक बोलेंगे। तो नेक्स्ट आएगा ऐसे ऊतक जिनका निर्माण, ऐसे ऊतक जिनका निर्माण दो या दो से अधिक प्रकार के कोशिकाओं के मिलने से होता है। ऐसे ऊतक जिनका निर्माण दो या दो से अधिक प्रकार के कोशिकाओं के मिलने से होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जटिल अस्थायी ऊतक कहते हैं। उसे जटिल अस्थायी ऊतक कहते हैं, जटिल अस्थायी ऊतक कहते हैं। अब ये जटिल अस्थायी ऊतक होता है, इसका सीधा सीधा है कि दो या दो से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से के मिलने से बनेगा। इसके प्रकार अगर हम लोग देखें तो इसका प्रकार क्या होगा, हेडिंग डालेंगे जटिल अस्थायी ऊतक के प्रकार। और जटिल अस्थायी ऊतक जो होते हैं उनके कार्य एवं संरचना के आधार पर उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है उसको जाइलम कहते हैं, जाइलम होता है, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है दारू कहा जाता है। सेकेंड जो होता है वो आपका फ्लोएम होता है, और फ्लोएम जो होता है इसको भी एक और नाम से जानते हैं, और उसका एक और नाम होता है बास्ट।
ठीक है। तो ये आपके जटिल स्थायी ऊतक दो प्रकार के, दारू और बाष्प जो है आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, ज़्यादा याद रखना है जाइलम और फ्लोएम। ठीक है। और ये जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो किसके प्रकार होते हैं? जटिल अस्थायी ऊतक के प्रकार होते हैं। अगर हम लोग जाइलम की बात करें तो जाइलम क्या होता है, ये यहाँ से जटिल स्थायी ऊतक तो लिख सकते हैं कि जाइलम जो है वो विशेष प्रकार का जटिल स्थायी ऊतक है और ये पौधों में किसका परिवहन करता है? जल एवं खनिज का परिवहन करता है। जबकि फ्लोएम जो होता है ये पौधों में भोजन के परिवहन में क्या करता है? सहायता करता है। तो इसको आप नोट करिए और हेडिंग डालिएगा जाइलम। हेडिंग डालना है जाइलम। तो जाइलम को अगर देख लीजिए क्या होता है, इसमें लिख सकते हैं जाइलम विशेष प्रकार का मृत, ये अंडरलाइन कर देना है, मृत जटिल अस्थायी ऊतक है। जटिल अस्थायी ऊतक है जो पौधों में जल एवं खनिज, जो पौधों में जल एवं खनिज के परिवहन में सहायता करता है, परिवहन में सहायता करता है। कह रहा है कि जाइलम जो होता है वो विशेष प्रकार मृत होता है। जाइलम ध्यान रखना मृत होता है। मृत इसलिए होगा क्योंकि जाइलम जो होता है उसमें भी चारों ओर से कौन जमा रहता है? लिग्निन जमा रहता है और इसी कारण जाइलम जो होता है वो मृत। आगे अंतर लिखने में काम आएगा जाइलम और फ्लोएम में। जाइलम मृत समूह अनुतक होता है। तो जाइलम जो होता है यह मृत होता है और जटिल अस्थायी ऊतक है। जटिल अस्थायी ऊतक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जाइलम का निर्माण जो होता है वो कई अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं के मिलने से होता है। और जाइलम का मुख्य काम क्या है? पौधों में, ये पौधों में जल एवं खनिज का क्या करता है? परिवहन करता है। जो पौधे जो हैं वो जब मृदा से जड़ के द्वारा क्या करते हैं? जल को खींचते हैं और उस जल को पौधा के अलग अलग भागों में जो पहुंचाने का काम करता है वो आपको कौन करेगा? जाइलम करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखना है कि जाइलम का निर्माण किसके द्वारा होता है। नेक्स्ट लिख सकते हैं कि जाइलम का निर्माण चार अलग अलग कोशिकाओं के द्वारा होता है। जाइलम का जो निर्माण होता है वो चार अलग अलग कोशिकाओं के द्वारा होता है। वो कौन कौन से कोशिकाएं होती हैं तो हम लोग देख सकते हैं। पहला जो होता है उसको बोलते हैं वाहिनिकाएं। ये जो वाहिनिकाएं हैं इसका अंग्रेजी नाम होता है ट्रैकिड, ट्रैकिड्स, दोनों नाम लिखते चलना है। हिंदी में उसको वाहिनिकाएं कहते हैं और इंग्लिश में उसको क्या बोलता है? ट्रैकिड्स कहते हैं। सेकेंड जो होता है उसको बोलते हैं वाहिकाएं, वाहिकाएं और इसका मतलब होता है वेसल्स अंग्रेजी में। थर्ड अगर देखें तो वो होता है जाइलम मृदु ऊतक और चौथा जो होता है वो होता है जाइलम तंतु। ये चार अलग अलग प्रकार के जो कोशिकाएं हैं वो मिल करके किसका निर्माण करते हैं? जाइलम का निर्माण करते हैं और पौधों में जल एवं खनिज का क्या करते हैं? परिवहन करते हैं। एक चीज और ध्यान रखना कि जाइलम कैसा ऊतक होता है? समूहन ऊतक। तो मृत समूहन ऊतक होता है। इसको क्या करिए? नोट करिए और हेडिंग डालेंगे वाहिनिकाएं। हेडिंग डालेंगे वाहिनिकाएं। पहला वाहिनिकाएं, तो इसका डेफिनेशन देखो उसके बाद समझाते हैं। तो लिख सकते हैं इनकी कोशिकाएं लंबी जीवद्रवहीन एवं दोनों सिरों पर नुकीली होती है। दोनों सिरों पर कैसी होती है? नुकीली होती है। कुछ इस प्रकार से, अगर आपको इसका डायग्राम देखना है तो ये इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से ठीक है, लंबा होता है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का जीव द्रव या कोशिका द्रव मौजूद नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है कि ये चारों ओर से लिग्निन से घिरा हुआ होता है। और अभी हम आपको बताएं कि जहाँ पर भी लिग्निन जमा हो जाता है वो कोशिकाएं कैसी जाती हैं? मृत हो जाती है।
तो इसकी कोशिका भी जो होती है वो कैसी होती है, लिग्निन युक्त कोशिका होती है। इसको लिख सकते हैं लिग्निन युक्त कोशिका भित्ति, लिग्निन युक्त कोशिका भित्ति है। और अगर ये लिग्निन युक्त कोशिका भित्ति है तो इसकी कोशिकाएं भी कैसी हो जाएंगी, मृत हो जाएंगी। इसका दोनों सिरा जो होता है वो कैसा होता है, नुकीला होता है। इसमें जल के परिवहन के लिए क्या होते हैं, छोटे छोटे इस प्रकार से पोर्स मौजूद होते हैं और इन छोटे छोटे पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, कीट कहते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम लोग पॉइंट देखें तो इसका काम क्या है कि ये जो है वो पौधों में द्वितीय जाइलम का निर्माण करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे वाहिनिकाएं, वाहिनिकाएं वाहिनिकाएं जो होती हैं इनका निर्माण लंबी एवं सक्रिय कोशिकाओं के द्वारा होता है। अगर देखें तो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो वाहिनिकाएं मुख्य रूप से द्वितीय जाइलम में पाए जाते हैं, द्वितीय जाइलम में पाए जाते हैं। ठीक है। और अगर इनका देखें तो इनका काम क्या है, वाहिनिकाएं पौधों में जल के परिवहन, करती हैं तथा पौधों को यांत्रिक मजबूती प्रदान करती है, पौधों को यांत्रिक मजबूती प्रदान करती है। तो ये हो गया वाहिनिकाएं। वाहिनिकाएं क्या कर रहा है कि इनकी कोशिकाएं जो है वो लंबी होती हैं, इनमें किसी प्रकार का कोशिका द्रव या जीव द्रव मौजूद नहीं होता है, क्योंकि ये चारों ओर से किससे घिरे होते हैं, लिग्निन से घिरे होते हैं। इसलिए इनकी कोशिकाएं भी कैसे हो जाती है, मर जाती है, मृत हो जाती है। एवं दोनों सिरों पर कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। इसके बाद कह रहा है कि वाहिनिकाएं जो है वो मुख्य रूप से किसका निर्माण करते हैं, द्वितीय जाइलम। जब पहली बार जाइलम बनता है पौधों में तो उसको हम लोग प्राथमिक जाइलम बोलते हैं, और वो प्राथमिक जाइलम से बनने वाला जो जाइलम होगा उसके बाद उसको हम लोग द्वितीय जाइलम बोलेंगे। और द्वितीय जाइलम में ये आपको कहाँ मिलेंगे, सच कह रहा है कि वाहिनिकाएं जो होते हैं वो पौधों में किसका परिवहन करेंगे, जल का परिवहन करते हैं। और मृत है तो मजबूत होंगे, और मजबूत होने के कारण ये क्या करते हैं, पौधा को यांत्रिक मजबूती प्रदान करते हैं, उसको सहारा प्रदान करते हैं। तो इसको नोट करिए और इस डायग्राम को क्या करिए, बना लीजिए। दूसरा जो होता है वो होता है वाहिकाएं वेसल्स। और इसमें क्या कर रहा है कि इनकी कोशिकाएं भी मृत है। मृत कहने का मतलब है कि इनके कोशिका भित्ति के चारों ओर भी क्या जमा होंगे, लिग्निन जमा होंगे। ठीक है, इनकी कोशिकाएं मृत होती है, साथ ही साथ लंबी नली के समान होती है। लंबी नली का मतलब होता है एक ट्यूब के जैसा, ठीक है, पाइप जो होता है उसके जैसा ही आपको दिखाई देता है। तो वो कह रहा है कि इनकी कोशिकाएं मृत एवं लंबी नली के समान होती हैं। कह रहा है कि इनकी कोशिका भित्ति जो है वो स्थूलित होकर के, मोटा होकर के, ठीक है ना, वलयाकार। वलयाकार का मतलब होता है रिंग, ठीक है ना, रिंग नुमा। सर्पिलाकार का मतलब होता है जो आपस में उलझा हुआ होता है, ठीक है। एवं सीढ़ी नुमा वाहिकाएं बनाती है। अगर हम आपको इसको बना करके दिखाएं तो वलयाकार का मतलब होता है इस प्रकार के रिंग नुमा, ठीक है ना, इस प्रकार के रिंग नुमा है। सर्पिलाकार का मतलब होता है इस प्रकार से, ठीक है। और साथ ही साथ कह रहा है सीढ़ी नुमा, तो सीढ़ी नुमा का मतलब होगा इस प्रकार से। कई प्रकार के होती हैं। ये कह रहा है कि ये सिर्फ इसी पर आकार के नहीं होते हैं, इनकी कोशिकाएं जो है वो स्थूलित होकर के, मोटी होकर के क्या करती है, वलयाकार संरचना भी बना सकती है। इस प्रकार के सर्पिलाकार भी होती है, या कैसी होती है, सीढ़ी नुमा भी होती है, ठीक है। तो वही कह रहा है, कि यहाँ पर इनकी कोशिकाएं मृत एवं लंबी नली के समान होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति स्थूलित होकर के वलयाकार, सर्पिलाकार एवं सीढ़ी नुमा वाहिकाएं बनाती है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि ये मुख्य रूप से एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा पौधा का जो सबसे विकसित प्रजाति होता है, जो हमारे आसपास होता है, आम हो गया, पीपल हो गया, नींबू हो गया, जितना भी पेड़ पौधे हमारे आसपास होते हैं लगभग अधिकांशतः कैसे होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं। तो उनके अंदर जो प्राथमिक एवं द्वितीय जाइलम होता है वहां पर आपको कौन मिलेंगे, वाहिकाएं मिलेंगे। तो वही लिखा हुआ है कि ये मुख्य रूप से एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का मतलब सबसे विकसित पौधा के प्राथमिक एवं द्वितीय जाइलम में पाए जाते हैं। और इनका भी वही काम होगा कि ये पौधों में जल एवं खनिज के परिवहन में क्या करेंगे, सहायता करेंगे। तो इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद दो और छोटा छोटा पार्ट है और डायग्राम बना लीजिएगा।
देखिए नेक्स्ट कह रहा है जाइलम मृदु ऊतक। तीसरा जो पार्ट कोशिका होता है जाइलम का वो होता है जाइलम मृदु ऊतक। कह रहा है कि इनकी कोशिकाएं मृदु ऊतक, मृदु ऊतक बताए थे कि जो ऐसे ऊतक होते हैं जो पौधा के कोमल भागों में पाए जाते हैं, जिनकी कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और पतली होती है। तो ऐसे कोशिकाएं जाइलम मृदु ऊतक जो होते हैं, इनका निर्माण जो होता है मृदु ऊतक की कोशिकाओं के द्वारा ही होता है। और हम आपको एक चीज और बताए थे कि जहाँ भी पौधा में मृदु ऊतक होगा वहाँ पर ये कौन सा काम करेगा, भोजन संग्रहण में। तो यहाँ पर जाइलम मृदु ऊतक का भी काम वही होता है, ये पौधों में भोजन संग्रहण का कार्य करती है। ठीक है। इसके बाद चौथा जो आता है वो आपका आता है जाइलम तंतु। और ये कह रहा है कि इनकी कोशिकाएं जो होती है वो लंबी होती है, शंकु आकार का मतलब होता है इस प्रकार से तिकोना। ठीक है, शंकु आकार के तथा मृत होती है और ये पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। हम आपको बताए थे कि जो भी मृत होता है वो मजबूत होता है और जो मजबूत होगा वो पौधों को क्या करेगा, सहारा प्रदान करेगा। तो आज हम लोग जो पढ़े वो मुख्य रूप से जाइलम आपको जानना है। ये जो कोशिकाएं बताई हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जानना है जाइलम क्या होता है। तो जाइलम एक विशेष प्रकार का जटिल स्थायी ऊतक होता है जो पौधों में जल एवं खनिज का परिवहन करता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि जाइलम जो होता है वो या पौधों में जल का परिवहन कौन करता है, तो आपको बताना होगा जाइलम। और दूसरा जो है कि जाइलम कैसा ऊतक होता है, मृत होता है कि जीवित। तो मृत होता है। मृत क्यों होता है, क्योंकि जाइलम चारों ओर क्या होता है, तो लिग्निन जमा होता है। फिर आप लोग जान सकते हैं कि जाइलम का निर्माण कितने प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा होता है, 4 प्रकार के। पहला जो था वो वाहिनिकाएं था, जिनकी कोशिकाएं लंबे एवं दोनों सिरों पर नुकीली होती है। दूसरा जो था वो वाहिकाएं था, जो लंबी नली के समान कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तीसरा जो होता है वो जाइलम मृदु ऊतक होता है, जिसका निर्माण मृदु ऊतक के कोशिकाओं द्वारा होता है और जो भोजन संग्रहण का कार्य करता है। और चौथा जो होता है ये लंबी मृत कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, जिसको जाइलम तंतु कहते हैं और ये पौधों में यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। इसके बाद विशेष जो है वो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।